हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंग्लिश का पेपर है वो डिस्कस करूँगी मैं 2021 का। लैंग्वेज सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक आइडिया लग जाएगा आपको जो बच्चे नए इस बार बैठ रहे हैं पेपर में कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मेरे हिसाब से तो जो क्वेश्चन पेपर था 2021 का काफ़ी सिंपल था और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उसने पूछे थे टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप जो है हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपका कोई क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। और कुछ क्वेश्चंस तो इसमें ऐसे थे कि मतलब आप कॉमन सेंस भी अगर यूज़ करते हैं तो आपके क्वेश्चंस वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद फिलिंग द ब्लैंक स्टूडेंट्स कम टू सी द टेस्ट नॉट एज अ पनिशमेंट बट एज अ यूजफुल फीडबैक। मतलब किस तरीके के इवेल्युएशन में बेसिकली जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो टेस्ट को एज अ पनिशमेंट नहीं देखते बल्कि एक फीडबैक की तरीके से देखते हैं और उसमें जो क्लासमेट्स हैं वो टुगेदर वर्क करते हैं फॉर कॉमन इंटेलेक्चुअल वेलफेयर। अगर आप थोड़ा सा इसमें ट्रिक देखें तो अगर आपके क्लासमेट इसमें यूज़ हो गए ना तो इसका मतलब है पीयर इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं। देखो पीयर इवैल्यूएशन क्या होता है। पीयर इवैल्यूएशन होता है कि आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा आपकी क्लास में भी टीचर ने ऐसा किया होगा कि टीचर टेस्ट ले लेता है, फिर बच्चों को वो आपस में कह देगा भाई आप इसकी कॉपी देखो, आप इसकी कॉपी देखो। तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के अपने क्लासमेट के जो टेस्ट है वो चेक करना शुरू करते हैं। तो वो एक तरीके का इवैल्यूएशन है जो आपके साथी संगी आप का इवैल्यूएशन करते हैं। तो इससे आपको फीडबैक मिलता है, पनिशमेंट नहीं मिलती कि भाई हाँ इसका ये आंसर नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। बच्चे आपस में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उस तरीके का जो इवैल्यूएशन होता है वो पीयर इवैल्यूएशन होता है, सहपाठी इवैल्यूएशन। तो क्लासमेट का जो अगर मैं आपको बोलूँ किसका सिनोनिम क्या है तो उसका सिनोनिम पीयर होता है। तो पीयर इवैल्यूएशन विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ग्रुप इवैल्यूएशन भी इसमें आपका ऑप्शन में था लेकिन ग्रुप इसमें नहीं आएगा बिकॉज क्लासमेट की अगर मैं बात करें साथी तो उसका जो सिनोनिम्स होता है वो पीयर ही होता है। तो पीयर इवैल्यूएशन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखो, अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी है तो कुछ क्वेश्चन तो आप इसमें वैसे ही कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टू कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर टीचर एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टू कैंडिडेट इन द इलेक्शन, कि इस इलेक्शन में जो दो कैंडिडेट खड़े हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो ये किस तरीके का क्वेश्चन हुआ, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज नहीं होगा, बोथ ए एंड बी बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं ये कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसके एक से ज़्यादा आंसर होने की संभावनाएं हैं, क्लोज एंडेड जिसका एक फिक्स्ड आंसर है। तो अगर हमसे आपने पूछा है किसी बच्चे से कि ये दो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो बच्चा कुछ भी बोलेगा, मतलब वो काफ़ी कुछ बोल सकता है, उसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। तो ये होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। फिक्स आंसर के क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे हुए जैसे कि भारत की राजधानी क्या है तो वो दिल्ली, उसका एक ही आंसर है, तो वो होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जबकि जिसमें आपके पास इलेबोरेट करने की क्षमता होती है वो आपके होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच टेस्ट आइटम कंसिस्ट ऑफ अ स्टेम, द करेक्ट आंसर, कीड, ऑल्टरनेटिव एंड डिस्ट्रक्टर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है और कुछ मतलब मुझे लगता है इसमें पढ़ने की भी ज़रूरत है इस चीज़ को। विच टेस्ट आइटम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, स्टेम का मतलब किस टेस्ट आइटम में स्टेम होता है, मतलब क्वेश्चन होता है। द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर भी होता है। कीड ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स भी दिए जाते हैं एंड डिस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मल्टीपल चॉइस टेस्ट बी। कैसे होगा, देखो मल्टीपल चॉइस जब आपके पास दिया जाता है तो उसके ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप इसी क्वेश्चन को देख लो 63, ये एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर भी है मल्टीपल चॉइस टेस्ट। ठीक है, कीड ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, मतलब दूसरे जो आपके आंसर्स होते हैं वो दूसरे ऑप्शंस होते हैं वो कीड ऑल्टरनेटिव हो गए, ये आपके कीड ऑल्टरनेटिव हुए। और यही डिस्ट्रैक्टर भी हैं, मतलब ये आपको भ्रमित करेंगे आंसर देने में, मतलब कंफ्यूज करेंगे। तो ये होता है मल्टीपल चॉइस टेस्ट में करेक्ट आंसर भी दिया होता है, ऑल्टरनेटिव्स भी दिए होते हैं और डिस्ट्रैक्टर जो बाकी के ऑप्शंस होते हैं करेक्ट को छोड़ करके वो ही डिस्ट्रैक्टर का काम करते हैं। ठीक है, चलिए द रेमेडियल इंग्लिश क्लासेज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर। रेमेडियल जो इंग्लिश क्लासेज हैं वो किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होती हैं, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम के बच्चों के लिए। अनेबल टू अचीव द रिक्वायर्ड ग्रेड्स, जो बच्चे रिक्वायर्ड ग्रेड्स अचीव नहीं कर पा रहे। पुअर एंड कांट गेट फॉर्मल एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं अचीव कर सकती। रिच एंड कैन अफोर्ड कंप्यूटर्स, ये तो कुछ सेंस ही नहीं बनता। तो देखो रेमेडियल टीचिंग में मैं डिस्कस करा चुकी हूँ, वीडियो देख लेना आप। रीट इंग्लिश पेडागोजी 2022 के नाम से एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं आपके रीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंग्लिश
की जो सारी वीडियोज़ आपको उसमें मिल जाएंगी। तो देखो, जो हमारा जो रेमेडियल टीचिंग कराने का उद्देश्य होता है वो बेसिकली यही होता है कि जब बच्चे जो हमको चाहिए वो अचीव नहीं कर पाते, तब आपको रेमेडियल टीचिंग देनी पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनेबल टू अचीव द रिक्वायर्ड ग्रेड्स। ऐसे स्टूडेंट्स को हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो, कुछ भी टॉपिक से आपको पूछना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको हो सकता है ये थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे, क्योंकि ये मैंने PDF जो है बेसिकली डाउनलोड करी थी, तो हो सकता है थोड़ा सा ब्लर आए, पर ठीक है। फीडबैक्स उससे आप मैनेज कर लेना। फीडबैक्स इज़ ऑलवेज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समेटिव फॉर्मेटिव से क्वेश्चन पूछा जाता है। फीडबैक क्या होता है? देखो, समेटिव होते हैं कि एनुअल होते हैं कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो फॉर्मेटिव होते हैं। तो फीडबैक हमेशा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं। समेटिव फॉर्मेटिव डिटेल में डिस्कस करा चुकी हूँ कई बार, वो पहले पढ़ो। जिस भी इवैल्यूएशन में फीडबैक दिया जाता है वो हमेशा फॉर्मेटिव होता है, ये याद रखना। F से फीडबैक, F से फॉर्मेटिव, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्लास में क्लास टेस्ट ले रही हूँ तो वो एक तरीके का फॉर्मेटिव असेसमेंट है, बिकॉज उन टेस्ट लेने के बाद मैं बच्चों को बताऊंगी कि आपकी गलतियाँ क्या क्या है, मैं उनको फीडबैक दूंगी। जबकि समेटिव में ऐसा नहीं होता। समेटिव का मतलब जो बेसिकली आप साल के एंड में लेते हो, जो आपका फाइनल पेपर होता है, उसमें कोई टीचर आपको नहीं पूछेगा कि भाई फाइनल पेपर देने के बाद आप नेक्स्ट क्लास में आते हैं, कोई टीचर जो है आपकी बुक्स को दोबारा इवेल्युएट नहीं करेगा, आंसर शीट को एक बार आपको नंबर दे दिए जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में हमेशा फीडबैक होता है। पेट्रार्कन इज़ वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ, अभी हमने 3 दिन पहले क्लास डिस्कस करी है। पेट्रार्कन क्या होती है? तो पेट्रार्कन बेसिकली एक सोनेट है। सोनेट का प्रकार होता है पेट्रार्कन सोनेट, एलिजाबेथन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, ये सब शेक्सपियरियन सोनेट, ये सब क्या है? ये सोनेट ही होती हैं, ठीक है। तो सोनेट हम बहुत डिटेल में डिस्कस करा चुकी हूँ, वो आप पढ़ें। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, नंबर खींचना बहुत आसान है। हर टॉपिक आपको पढ़ना है, हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ प्योर वोवल इज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली फोनेटिक्स से रिलेटेड है ये। प्योर वोवल क्या होते हैं? तो प्योर वोवल कितने होते हैं हमारे पास? प्योर वोवल होते हैं 12। डिटेल डिस्कशन हो चुका है, वीडियो आप देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा ये तो रिपीट हो गया, चलिए देख लेते हैं। पेट्रार्कन इज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ सोनेट। द नंबर ऑफ प्योर वोवल इज, ये हो गया आपका 12, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। P, T, K और ये जो है थ का साउंड होता है, ये S है, ठीक है। ये भी जो फोनेटिक सिंबल्स हैं आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। प्योर वोवल्स है, इम्प्योर वोवल्स है, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। देखो, है तो ये कॉन्सोनेंट, बिकॉज P, T, K, क, थ, ये सारी जो ध्वनियाँ हैं ये सारी कॉन्सोनेंट है। तो इम्प्योर वोवल, प्योर वोवल तो ऑप्शन में होंगे ही नहीं। अब पॉइंट है, ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, तो ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट होते हैं। डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो में देख लीजिएगा। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड ऑफ द वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। फोनेटिक्स पे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन उससे आएंगे, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। पूछा गया है कि करेक्ट फोनेटिक सिंबल क्या होगा वाटर का। तो देखो, पहली बात तो ये है कि जब मैंने आपको फोनेटिक सिंबल पढ़ाए थे तो हमेशा ये होता है कि आप प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से आप फोनेटिक सिंबल लिखोगे। तो जो वाटर होता है इसमें वो ओ का साउंड आता है, वाटर ऐसे लिखा जाता है, वाटर। तो इसमें ओ का साउंड आता है। तो आपको ये देखना कि जो ओ का साउंड है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है फोनेटिक सिंबल में, ठीक है। तो चले पहले हम देख लेते हैं वाटर। तो इसमें तो ओ आ रहा है, तो ये तो गलत है। ये वो वाला ओ है, वो वाला, ठीक है। तो ये नहीं होगा। इसमें ई आ रहा है, वेस्ट है, ये तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ये और ये, तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो जो मैं ओ का साउंड आ रहा है ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो इसका है करेक्ट, जो इसका आपका लिखने का तरीका है वाटर को, वो ये होगा, ठीक है। चलिए फोनेटिक सिंबल पहले आप देखो, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया कि किस तरीके से आपको फोनेटिक सिंबल लिखने हैं। इसके बाद में मैं ये वीडियो लेकर आऊँगी ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड आउट द वर्ड विच बिगिंस विद डिफरेंट साउंड फ्रॉम अदर गिवन वर्ड। देखो, इसमें तो कुछ मुझे नहीं लगता कि किसी बुक की ज़रूरत है आपको, कितना बढ़िया इसने पूछा है क्वेश्चन। बेसिकली ये भी फोनेटिक्स से ही है रिलेटेड, तो एक तरीके से साउंड से रिलेटेड है। पूछा गया है कि कौन सा एक अलग तरीके का साउंड है। तो देखो, इसको जो है काफ़ी बच्चों ने गलत कर दिया था। अगर आप इसको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे तो गलत कर दोगे। रीच, तो इसमें बड़ी की मात्रा आ रही है, रीच। रीप, इसमें भी बड़ी की मात्रा आएगी। रीड, इसमें भी बड़ी की मात्रा आएगी। रिच, इसमें छोटी की मात्रा आएगी। तो जो इसमें डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो देखो, प्रोनाउंसिएशन भी मैटर करता है, ठीक है। चलिए
When to the session of sweet silent thought which literary advice is used in the above line, इसमें पूछा गया कि कौन सी लिटरेरी एडवाइस यूज करी गई है, एलिटरेशन, असिमली, मेटाफर, और ये एक ऑप्शन में कुछ है वो फिलहाल कट गया है फिलहाल, चलिए, लेकिन हमें तो करेक्ट आंसर से मतलब वो हमें मिल जाएगा। पूछा गया है कि इसमें से कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ करी गई, वैन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। तो अगर आप इसमें देखो तो उसमें स शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, वैन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट। तो जब इस तरीके की जो पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली एलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार। डिटेल में करा चुकी हूँ मैं आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच, वो देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, what device is present in the line of if aught of autumn stop और पेस्टरल सॉन्ग। इसमें पूछा गया कि कौन सी डिवाइस इसमें यूज़ करी गई है, आयरनी, पैराडॉक्स, एसोनेंस, एलिटरेशन। तो अगर आपने एसोनेंस पढ़ाया है, मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ एसोनेंस क्या होता है, तो आपको समझ आएगा। तो आपने देखा कि इसमें बेसिकली है क्या फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई है। तो अगर आप देखो इसमें स्वर की पुनरावृत्ति हुई है, ऑट, वोवल की पुनरावृत्ति है, ऑट, ओ, ओटन, स्टॉप, ओ, पेस्टोरल, ओ। तो इस तरीके का जो अलंकार होता है जिसमें वोवल की पुनरावृत्ति होती है उसको हम कहते हैं एसोनेंस। तो अगर आपने देखा तो फिगर ऑफ स्पीच से भी इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अगर आपने देखा कि जो आपका फोनेटिक्स है उससे लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अगर आप तैयार करेंगे तब भी आप क्लियर कर लेंगे। वैसे तो आपको सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं, कभी कभी क्या होता है कि किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। चलिए, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट विच लिटरेरी टर्म इज़ यूज हियर। वो एक फैंटम ऑफ डिलाइट है, इसमें क्या यूज़ है, एलर्जी, सिमिली, सोनेट। एलर्जी और सिमिली, सोनेट और एलर्जी का तो कोई सेंस नहीं बनता इसमें, बचा आपका सिमिली या मेटाफर। तो मेटाफर है, बिकॉज मेटाफर में एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो ये होता है मेटाफर। शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, डायरेक्ट ही आपने कंपेयर कर दिया लड़की को फैंटम ऑफ डिलाइट से, तो ये हो गया आपका मेटाफर। चलिए, नेक्स्ट है एज ग्रीन एज एमरल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वो जैसे एमरल्ड होता है बेसिकली पन्ना, आई थिंक कहते हैं एमरल्ड को, वो एमरल्ड की रत्न है ये, वो एमरल्ड की तरह से ग्रीन है। तो ये एज आ गया ना, कंपैरिजन कर दिया उसने, एज ग्रीन एज। तो जब मैंने सिमली आपको पढ़ाया था, सिंपल से ट्रिक है, सिमली में एज, लाइक और सो अगर कहीं पे आ गया तो सिमली होता है, तो सिंपल है, देख के आप पहचान लोगे सिमली। तो देखो फिगर ऑफ स्पीच से 4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछे गए हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिगर ऑफ स्पीच आप वीडियो में जाकर के देख के आपको मिल जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच बाय लेट्स कंप्लीट डाल देना गूगल में तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर डाल देना। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा गया है पीस hath her victories no less renowned than war, what is personified in these lines। देखो 5 क्वेश्चन आई थिंक पूछे गए हैं मेरे ख्याल से, ये भी आपका फिगर ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड है। पीस हैथ हर victories no less renowned than war, what is personified in these lines। शांति की तुलना करी गई। देखो, पीस हैथ हर विक्टरीज, इसने सीधे से अगर आपने पर्सोनिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा है, आपको समझ आता है कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, तो देख के आप इसका आंसर बता देंगे। जो शांति है, शांति को उसने हर बोल दिया, हर का मतलब शांति को उसने लड़की की तरह से ट्रीट कर दिया, क्योंकि हर हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं। तो यही तो पर्सोनिफिकेशन होता है, जब आप एक निर्जीव वस्तु की को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि वो सजीव है। तो पीस हैथ हर विक्टरीज, आपने शांति को निर्जीव न मान करके सजीव मान लिया। तो इसमें जो बेसिकली जो पर्सोनिफाई किया गया है वो किया गया है पीस को। ठीक है, तो देखो उसमें ऑप्शन विक्टरीज रिनाउंड, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से जब ये PDF बनी है तो ढंग से कुछ थोड़ी सी गलती है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट इसमें जो सी ऑप्शन था वो पीस होगा, तो पीस विल बी द करेक्ट आंसर। पीस को उसमें बेसिकली पर्सोनिफाइड करा गया है। तो इसमें मैंने बस इतने क्वेश्चन लिए हैं। देखो, अरे सॉरी, ये एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ है, ये रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा PDF बनाते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ी है, पर चलिए देख लेते हैं। पीस इसमें देखो आ गया है, क्योंकि मैंने ये PDF जो जब देखी थी तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान था कि इसमें ऑप्शन में पीस भी है। चलो, पीस हो गया, तो इतना तो थोड़ा सा आप माफ़ी दे ही सकते हो। तो चलिए, पीस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वोवल साउंड। इसमें से किसमें सेम वोवल साउंड आता है। बाइट, ये क्या है, काइट, सिट, साइट, बाइट, काइट, साइट, बिल, बैल, बॉल, लाइक, लुक, लक, सी, से, सिक। तो बहुत सिंपल है, सेम वोवल साउंड आ रहा है बाइट, काइट और साइट में, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड एंड डेवलप्ड इन
इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द चैलेंज इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने में कौन सा सबसे ज़्यादा जो है चैलेंज होता है टीचर के लिए। लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल, मोर इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल, रीजनेबल टाइम मैनेजमेंट, गुड लेसन प्रिपरेशन। तो चैलेंज क्या होगा अगर आपकी टीचिंग स्टाइल लेस इंटरेस्टिंग है तो ऑब्वियसली बात है बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द एक्सेसिव यूज़ ऑफ मदर टंग इज़। मदर टंग का अगर ज़्यादा आप यूज़ करते हो तो वो हेल्पफुल है इन लर्निंग इंग्लिश या फिर एक चैलेंज है लर्निंग इंग्लिश में या फिर एक सब्सिट्यूट है या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा एक चैलेंज होता है लर्निंग इंग्लिश में। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो मदर टंग को तो बच्चे सिर्फ मदर टंग को ही सीखेंगे, इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चैलेंज ऑफ ए चैलेंज टू लर्निंग इंग्लिश विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, द टीचिंग मटीरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल एज एंड शुड the teaching material should be in accordance with the mental age and should have relevance in real life situation the statement refers to। बेसिकली ये पूछा गया कि जो टीचिंग मटेरियल है अगर वो मेंटल एज के अकॉर्डिंग है तो बेसिकली वो कौन सा प्रिंसिपल की तरफ इशारा करता है या फिर रियल लाइफ सिचुएशन को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो वो प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल वोकेबलरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। बिकॉज जब आप टॉपिक पढ़ाओगे तो वो मेंटल एज को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने टॉपिक को सिलेक्ट करोगे, अपने टॉपिक अपनी स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करोगे। तो करेक्ट आंसर विल बी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस पर बेसिकली राइम स्कीम पूछी जाएगी। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। द राइम स्कीम ऑफ द अबव लाइन इज। अगर आप राइम स्कीम देखो तो वुड एक ए हो जाएगी, बोथ बी हो जाएगी, फिर कुड भी वुड की तरह से साउंड करता है तो ए हो जाएगी, अंडर ग्रोथ बोथ की तरह से साउंड करता है तो बी हो जाएगी। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए बी। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ए बी। तो आप देख लेते हैं हमारी राइम स्कीम ए बी है कि नहीं है। इसके ऑप्शन ही गड़बड़ है, तो इसकी जो करेक्ट राइम स्कीम होगी वो होगी ए बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन विच लिटरेरी टर्म रेफर्स टू द प्रॉब्लम और स्ट्रगल विद इन अ स्टोरी। इसमें से लिटरेरी टर्म्स में एक बेसिकली पूछा गया किस लिटरेरी टर्म में एक प्रॉब्लम और स्ट्रगल जब आता है तो उसको कहते क्या है, ये पूछा गया है। कॉन्फ्लिक्ट, एक्शन, ड्रामा और क्लाइमेक्स। तो ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जो ड्रामा के अंदर आता है, जब हम ड्रामा को राइट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली वो पार्ट होता है ड्रामा के अंदर, वो सिचुएशन होती है जहाँ पे प्रॉब्लम और स्ट्रगल होता है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85 ए फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट इज इंटेंडेड टू अम्यूज एंड दैट एंड्स हैप्पीली। ड्रामा की वो कौन सी फॉर्म है जिसको अम्यूज़ करने के लिए मतलब खुश करने के लिए बेसिकली प्रकट किया जाता है एंड दैट एंड्स हैप्पीली, जिसका जो एंड होता है वो हैप्पी होता है। तो वो ट्रेजेडी होगी, बायोग्राफी होगी, कॉमेडी होगी, आयरनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉमेडी। कॉमेडी में बेसिकली हैप्पी एंडिंग होती है, जो ड्रामा की फॉर्म होती है कॉमेडी, ट्रेजेडी। तो इसमें जो हैप्पी एंडिंग होती है वो कॉमेडी में होती है, वो हमेशा अम्यूज़मेंट के पर्पज़ से होता है। ठीक है, चलिए बेसिकली यही कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, प्रीवियस ईयर के, इंपॉर्टेंट है और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं। बाकी हम क्वेश्चन आंसर की मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए इतना है, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।